Okay. So we have seen the lysosomes. Now we will be discussing membrane flow. Membrane flow. So membrane flow का मतलब होता है continuous continuous movement and exchange of materials between organelles using vesicles. So ये आप इस तरीके से कह सकते हैं, जब भी हमें कोई दो ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल एक्सचेंज करना होता है तो वो हम करते हैं वेसिकल्स के थ्रू. इसके थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू. वो हम करते हैं वेसिकल्स के थ्रू. ओके. वेसिकल्स का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी पार्टिकल को लेके जाना. तो हम ये इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड में. सो इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है. ओके. सो वेसिकल्स का काम होता है एक तरफ से दूसरी तरफ किसी पार्टिकल को लेके जाना. सो जब भी हमें एक ऑर्गेनेल से, फॉर एग्जांपल अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम तक कोई चीज लेके जानी है, सो माइटोकॉन्ड्रिया उसे वेसिकल फॉर्म में रिलीज करेगा और वो वहां पे जाके फिर ट्रैवल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम में जाके अटैच हो जाएगा या फिर वहां जाके मिल जाएगा उसमें. ठीक है. सो continuous movement and exchange of materials, continuous movement and exchange of materials between organelles using vesicles. So vesicles के through materials का exchange. Okay. Vesicles के through materials का exchange, उसे हम बोलते हैं membrane flow. Can replace parts of cell membrane to allow cell to grow, mature or to respond to changing environment. So membrane flow आप इसमें हेल्प करता है. membrane flow हेल्प करता है सेल को ग्रो होने में, मैच्योर होने में और रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. जो बाहर एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, उसके चेंज होने के हिसाब से सेल को भी चेंज करना, मॉडिफाई करना, उसमें हेल्प करता है. तो ये सेल मेम्ब्रेन में कैन रिप्लेस पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अलाउ सेल टू ग्रो, मैच्योर और रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके. मेम्ब्रेन फ्लो. पेरोक्सिसोम्स हम नेक्स्ट क्लास अभी इसके बाद देखेंगे. पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, उसके बाद में हम पेरोक्सोम. सो माइटोकॉन्ड्रिया produces energy or ATP for cells. Produces energy or ATP for cells. Vary widely in shape, vary in number per cell depending on cell's energy requirement. Mitochondria account for 30% of volume of cardiac muscle cells. Red blood cells have no mitochondria, contain their own DNA and ribosomes. So इसको आप थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. सो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है. ओके. सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, क्रेस्टे, अगेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. सो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं. सो आउटर मेम्ब्रेन कुछ प्रॉब्लम है. ओके. सो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले आपने देखा आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
आउटर मेम्ब्रेन के बाद में इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। देन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेसेस होती है उनको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो स्पेस दिख रही है ये सारी स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस है। एंड देयर आर क्रेस्टेस अलग से। इंटर मेम्ब्रेन के स्पेसेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस हैं और ये है क्रेस्टेस, क्रेस्टे। सो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड क्रेस्टेज आर गैप इन इनर मेम्ब्रेन। सो इनको हम गैप बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो गैप्स हैं उनको हम क्रेस्टे बोलते हैं, क्रेस्टे। Okay, now coming back to the functions of mitochondria. So mitochondria is ATP production house for cells. So जितना भी ATP आपका सेल्स में बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बन रहा है। So ATP का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, ATP का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। नाउ सेल्स के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। न्यूरॉन सेल्स में और कार्डियक सेल्स में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरॉन सेल्स में एंड कार्डियक मसल्स के सेल्स में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर अलग है और शेप अलग है, शेप और साइज अलग है। इनफैक्ट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट भी अलग है। ओके, सो वेरी इन नंबर पर सेल, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है और डिपेंड करता है कि सेल को कितनी एनर्जी की नीड है। ठीक है, जितनी एनर्जी की नीड उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका एक एग्जांपल है कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स आपको पता है 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं एंड थ्रू आउट द लाइफ वर्क कर रहे हैं, दे नेवर स्टॉप्स। सो उनको एनर्जी की कॉन्टिन्यूसली नीड होती है। अगर कार्डियक मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो दे वोंट बी फंक्शनिंग वेल। सो कार्डियक मसल्स जो सेल्स हैं उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसीलिए सेल, जो कार्डियक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसीलिए कार्डियक मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खासियत होती है, ये खुद का इनके पास में डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम्स भी होते हैं। सो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी गुड। सो राइबोसोम्स, जब भी राइबोसोम्स की नीड है तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में नीड है। यहाँ पर सेल के पास में डीएनए मटेरियल है, डीएनए मटेरियल भी हमारा प्रोटीन ही होता है। ओके, तो डीएनए मटेरियल भी हमारा प्रोटीन ही होता है, इसीलिए इधर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, समझ में आया राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी प्रेजेंट है और डीएनए जो हमारा होता है वो भी प्रोटीन ही होता है एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए भी आपका प्रोटीन है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, एटीपी प्रोडक्शन में काम आता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट कम्स साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। सो साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन जो आपकी इंटेग्रिटी या शेप को, किसी भी चीज को शेप देने में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, फर्स्ट इज microtubules, second is microfilaments, and third
C part is intermediate filaments. The cytoskeleton plays an important role in maintaining cell shape and structure, promoting cellular movement and aiding cell division. So मेन कंपोनेंट्स और मेन फंक्शन है साइटोस्केलेटन का, वो है सेल की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, साइटो मतलब सेल और स्केलेटल मतलब जो भी स्ट्रक्चर एक इंटीग्रिटी, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उसे हम स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटल। सो बॉडी में वो बोन्स होती हैं, सेल्स में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये सेल की मूवमेंट को प्रमोट करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल की मूवमेंट को प्रमोट करते हैं एंड सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, तीनों कंपोनेंट्स। इस पे एक बार हम सेल में देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। So microfilaments are present here. Okay. Intermediate filaments are also present. So आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे दिखते हैं। And microtubules are also present. So इनका काम बेसिकली जो फंक्शन होता है वो होता है सेल की शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, फर्स्ट। दूसरा, सेल में जो मूवमेंट होती है उनको गाइड करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया, लाइसोसोम एक पार्टिकल से या फिर एक ऑर्गेनेलिस से दूसरे ऑर्गेनेलिस तक जाते हैं। सो उसको गाइड कौन करता है कि भाई रास्ता बताने वाला कौन है, वो ये फिलामेंट्स ही है। ओके, वो साइटोस्केलेटल ही जो उनको बताता है, गाइड करता है मूवमेंट। देन एडिंग सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है पूरा प्रोसेस। तो सेल डिवीजन में इनका रोल कैसे आता है उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आते हैं पेरोक्सिसोम्स। उसके बाद में आते हैं पेरोक्सिसोम्स। हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, यस सर। So peroxisomes, membranous sacs of oxidase enzymes used for detoxification. Catalase breaks down hydrogen peroxide and lipids. So peroxisomes देखते हैं एक बार। So ये आपके पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। शेप आप देख सकते हैं राउंड शेप में होते हैं। इसके बाहर जो आप थोड़ा डार्क कलर में देख रहे हैं, इसकी मेम्ब्रेन है। ओके, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन, और ये जो काम करता है, इसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में काम आते हैं। नाउ ये दोनों वर्ड्स को याद रखिए, इनको समझने का थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे भी आने वाले हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम्स। सो एंजाइम्स का काम क्या था? ब्रेक डाउन करना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। सो ऑक्सीडेज का मतलब है आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनको काम में लाना। ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके सेल के लिए अच्छे नहीं होते अगर वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू डिटॉक्सिफाई करना। सो वो काम करने के लिए जो आपके पेरोक्सिसोम्स हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, सो ये एक तरीके से आपकी सेल इंजरी को प्रिवेंशन करने के लिए होते हैं पेरोक्सिसोम्स। जितनी भी आपकी सेल इंजरी होती है ड्यू टू ऑक्सीडेंट्स, वो उसको डिटॉक्सिफाई करके प्रिवेंट करते हैं पेरोक्सिसोम्स। कैटालेज ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड लिपिड्स। सो इसका मेन काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड लिपिड्स। मेन काम होता है
ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड लिपिड्स। इस इतनी डिटेल में वैसे जाने की नीड नहीं है। सो पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन साइटोस्केलेटन, नाउ कम्स centrioles. Centrioles, cilia and ribosomes. So we will be discussing centrioles. So microtubules के अंदर ही आपके centrioles present होते हैं। In this particular picture, so microtubule कुछ आपके इस प्रकार दिखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बहुत मैग्नीफाई करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनके बीच में ही गैपिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल। सो ये गैप जो है सर्कल में, जो आपको ये गैप दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। नाउ कम्स सेलिया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिया। लोकेशन आप देख सकते हैं सेल के, जनरली ये बाहर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे साथ में होते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेसल बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है सीलिया के अंदर। तो जब भी हम सीलिया की बात करते हैं तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं सेंट्रियोल्स। सो ये हेल्प करते हैं आपके मूवमेंट में। किसमें? मूवमेंट में। अभी हमने बात करी थी साइटोस्केलेटल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं सेल्यूलर मूवमेंट में, और सेलिया भी मूवमेंट में ही हेल्प करता है, क्योंकि इसी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cilia and movement of microtubules. Now comes your ribosomes. Ribosomes, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स का मेन काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। स्ट्रक्चर में इतना जाने का नीड नहीं होता है। सो एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, containing special proteins and ribosomal RNA, containing special proteins and ribosomal RNA must join together before synthesis begins, must join together before synthesis begins. Pre-ribosomes throughout cytoplasm, manufactured proteins enter cytosol, bound or fixed ribosomes attached to endoplasmic reticulums, synthesis proteins for export out of cells। इसको समझते हैं अब अच्छे से। सो राइबोसोम्स आपको पता है, पहले भी हमने देखा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इन राइबोसोम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। ठीक है, जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। जब तक स्मॉल एंड लार्ज यूनिट नहीं मिलेंगे राइबोसोम के, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, सो इसे हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। अगर हमने बोला कि लार्ज जो यूनिट है राइबोसोम का, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, ये दोनों आपस में नहीं मिलते तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेल में हमने देखे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, सेल में हमने देखे राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, एक जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, और एक जो सेल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। सो ये जो
सेल के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, और एक होते हैं जो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, दोनों का फंक्शन अलग होता है। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जो फ्री साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करके न्यूक्लियस के अंदर उस प्रोटीन को प्रोवाइड करा देते हैं, साइटोसोल। तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। सो उसके अंदर उस प्रोटीन को भेजते हैं जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं। और जो अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं या फिर फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं, उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के बाहर भेजना होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल के बाहर भेजना होता है। सो ये हमने अभी देखा भी था, गोल्गी अपरेटस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिनोकुलम अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिनोकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो जाते हैं गोल्गी अपरेटस तक। गोल्गी अपरेटस लाइसोसोम्स क्रिएट करते हैं, और लाइसोसोम्स एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से प्रोटीन्स को बाहर भेज देता है। ये हमने एक स्लाइड में देखा भी था जब हमने गोल्गी अपरेटस को देखा था। ओके, सो इसमें फिर दोबारा देख लेते हैं। ये आपके अटैच्ड राइबोसोम्स हैं या फिर फिक्स्ड राइबोसोम्स हैं। फिक्स्ड मतलब जो ईआर के साथ में अटैच्ड है। उन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस करा, प्रोटीन सिंथेसिस होके वो वेसिकल बन के आपके गोल्गी अपरेटस में आया। गोल्गी अपरेटस के थ्रू लाइसोसोम बना, और लाइसोसोम्स ने उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, वापस सेल के बाहर। सो फिक्स्ड राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो हमें सेल के बाहर भेजना होता है, वो। और जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो हमें न्यूक्लियस के अंदर भेजना होता है। ओके, सो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का जो है उसको थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ओके, और फिक्स्ड राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ओके ईआर से। ओके, सो फिर दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार। राइबोसोम का फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच्ड होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड राइबोसोम्स, और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो होते हैं फ्री राइबोसोम्स। ओके, सो दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर। एक होते हैं फ्री जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे होते हैं फिक्स जो ईआर के साथ में अटैच्ड होते हैं। ओके, सो जो फ्री राइबोसोम्स है उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करके न्यूक्लियस में प्रोवाइड कराना, और जो फिक्स राइबोसोम्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करके उनको सेल के बाहर भेजना। ओके, जो फिक्स राइबोसोम्स है उनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करके सेल के बाहर भेजना। ओके, तो अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हाँ सर। सो आज इसको हम यहीं तक रखने वाले हैं, इसी को फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है, और फिर कल हम न्यूक्लियस एंड डीएनए स्ट्रक्चर, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस देखने वाले हैं कल से। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी मंडे से, वी विल गो थ्रू दैट वी हैव लर्न टुडे। अगर किसी को इससे पहले वाले टॉपिक में भी कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं।
ओके, सो सेलुलर ऑर्गेनेलिस, कौन कौन से सेल्स में ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं ये आप पहले कर चुके हो, सो इसमें कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं। पहली चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने पीछे देखा अभी, उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, वो सब देखा। उसके बाद में आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अभी हमने देखा, सो ये एटीपी प्रोडक्शन में काम आते हैं। देन हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रोसोम। उसके बाद में माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम्स का काम होता है मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, सो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में एंड अदर प्रोडक्ट्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल का फंक्शन भी हमने देखा। वेसिकल्स दो चीज़ों में काम आता है। एक, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलेज हैं, अगर उनको एक्सचेंज करना है कोई पार्टिकल या प्रोडक्ट, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में वेसिकल्स काम आते हैं। और दूसरा काम आता है वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस में, सेल के बाहर अगर कोई चीज़ लेके जानी हो, सो मूवमेंट में बेसिकली सेक्रेटरी वेसिकल्स का काम होता है। देन पैरोक्सिसोम्स का काम होता है सेलुलर डैमेज को कम करना थ्रू ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, सो पैरोक्सिसोम्स। देन comes your vacuole, cytoplasm, Golgi vesicles, Golgi apparatus का भी हमने काम देखा, क्या काम होता है उसका। जो भी प्रोडक्ट हमारा ER बनाता है उसको मैनेज करना, उसको बताना, उस प्रोडक्ट की को गाइड करना कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो सब गोल्गी apparatus का काम होता है। Then comes your nucleus and nucleus, rough endoplasmic reticulum, ribosomes, and intermediate filaments. So ये सारा आपका ओके, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं सेल स्ट्रक्चर के। इसके बाद में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ का काम होता है, रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में नहीं होते। बेसिक सा डिफरेंस है, राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होगी तो रफ ही आर, अगर नहीं होगा तो स्मूथ ही आर। और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा इनका काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन में, देन ब्रेक डाउन सर्टेन टॉक्सिन्स, किसी टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने में इनका हेल्प होता है। सिमिलरली गोल्गी एपरेटस हमने देखा, गोल्गी एपरेटस का भी काम सिंपल होता है, लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन एंड गाइडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे ER ने बनाए हैं उनको गाइड करना। फिर हमने लाइसोसोम्स देखे, लाइसोसोम्स के फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन, अगर आप इसको सिर्फ एक वर्ड से याद रखना चाहते हैं, सो लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ पार्टिकल्स। देन हमने मेम्ब्रेन फ्लो, पेरियोक्सिसोम्स देखे, पेरियोक्सिसोम्स का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया देखा, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। देन साइटोस्केलेटन एंड सिलिया, सो ये हम दोनों फिर दोबारा डिस्कस भी करेंगे, साइटोस्केलेटन एंड सिलिया नेक्स्ट क्लासेस में। देन कम्स राइबोसोम्स का भी हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और दो टाइप से इसका ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। सो जो फ्री राइबोसोम्स है वो आपके न्यूक्लियस में प्रोटीन को भेजते हैं, और जो फिक्स राइबोसोम्स है वो सेल के बाहर प्रोटीन को भेजते हैं। कल हम देखेंगे न्यूक्लियस,
डीएनए स्ट्रक्चर, ये सारे कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।